इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शोले के आइकॉनिक कैरेक्टर्स को हिंदी सिनेमा का कोई भी शख्स भूल नहीं सकता, चाहे वो गब्बर का कैरेक्टर हो या फिर बसंती का नाच। इतना सन्नाटा क्यों है भाई डायलॉग हो या फिर कूद जाऊंगा फांद जाऊंगा टंकी वाला धर्मेंद्र जी का डायलॉग हो, शोले का हर डायलॉग से लेकर किरदार तक आज भी अमर रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे रहीम चाचा जी के बारे में, जिनका फेमस डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ये एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया। जेल से लेकर हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले इस कलाकार के बारे में आज जानेंगे सब कुछ। फिल्मों में उन्हें शोले के रहीम चाचा और एक भली शख्सियत के रूप में पहचाना जाता था, हालांकि असल में वो एक जुनूनी आंदोलनकारी थे। 52 साल की उम्र में फिल्मों में आने वाले ए.के. हंगल गुलाम भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों द्वारा की गई कई हत्याओं के चश्मदीद थे। स्वतंत्रता सेनानी बनने पर उन्हें आजादी के 2 साल बाद तक कराची जेल में बंद रखा गया था। फिल्मों के जरिए ए.के. हंगल ने खूब नाम कमाया, हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब शिवसेना ने उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया था और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में न उनके पास इलाज के पैसे थे, न कोई काम। अंग्रेजों द्वारा की गई हत्याओं के चश्मदीद रहे, बन गए स्वतंत्रता सेनानी। 1 फरवरी 1914 को ए.के. हंगल उर्फ अवतार किशन हंगल का जन्म गुलाम भारत में कश्मीरी पंडितों के घर सियालकोट पंजाब में हुआ था। पेशावर में रहते हुए वो कई दफा ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे। उनकी उम्र करीब 15 साल रही होगी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ लोगों को आवाज उठाते देख उन्होंने खुद भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। जब पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में अंग्रेजों ने सरेआम लोगों का कत्ल किया तो ए.के. हंगल उसके चश्मदीद रहे। जब भीड़ अंग्रेजों पर पत्थर बरसा रही थी तो उम्र कम होने के बावजूद उनमें ऐसा आक्रोश था कि उन्होंने खुद भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ा गया तो उन्हें छुड़वाने के लिए मर्सी पिटीशन में भी ए.के. हंगल ने साइन किए थे। कम उम्र में ही ए.के. हंगल की शादी आगरा की मनोरमा से करवा दी गई थी, तो घर खर्च चलाने के लिए वो दर्जी बन गए। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े रहे थे हंगल साहब। आए दिन गांव में अंग्रेज आते थे और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को बंदूक दिखाकर घुटनों पर बैठा दिया करते थे। इस समय ए.के. हंगल उनकी आंखों से आंखें मिलाकर मुंह तोड़ जवाब देते थे और झुकने से इनकार कर देते थे। उनके हौसलों से दूसरे साथियों को भी जोश मिलता था। 1946 में जब उनके पिता रिटायर हुए तो पूरा परिवार पेशावर से कराची आ गया। यहाँ भी ए.के. हंगल ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। काफी मशक्कतों के बाद आखिरकार भारत आजाद हुआ, लेकिन फिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के दंगे शुरू हो गए। ए.के. हंगल का परिवार कराची में ही रुका रहा। 2 साल तक कराची की जेल में रहे हंगल। कराची में ए.के. हंगल ने IPTA ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी दोस्ती कैफी आजमी और बलराज साहनी से हुई। वो कम्युनिस्ट थे, तो उनकी विचारधारा से नाराज होकर 1947 में अंग्रेजों ने उन्हें कराची जेल में बंद कर दिया था। 1949 में जेल से निकलने के बाद ए.के. हंगल ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। वो बॉम्बे आकर बस गए। एक चौल में रहते थे और कमाई के लिए टेलरिंग का काम किया करते थे। चौल में रहते हुए जब उन्होंने देखा कि यहाँ कई दिक्कतें हैं, तो उन्होंने इससे निपटने के लिए किराएदारों का एक संघ बना दिया, जो मिलकर दिक्कतों को हल करता था। ऐसे ही उन्होंने दर्जी का काम करते हुए टेलरिंग वर्कर्स यूनियन का भी गठन किया। बॉम्बे में बड़े स्तर पर प्ले होते थे, जिन्हें देखकर उनकी दोबारा नाटकों में हिस्सा लेने की रुचि जाग उठी। यहाँ उन्होंने थिएटर का हिस्सा बनकर 1949 से 1965 तक कई बड़े प्ले में हिस्सा लिया। एक दिन एक प्ले करते हुए ए.के. हंगल पर डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की नजर पड़ी। उन्हें अदाकारी इस कदर पसंद आई कि उन्होंने तुरंत ए.के. हंगल को अपनी फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर के बड़े भाई का रोल ऑफर कर दिया। ए.के. हंगल फिल्म में आना ही चाहते थे, फिर जब सामने से राज कपूर के भाई का रोल मिला तो उन्होंने भी झट से हामी भर दी। पहले फिल्म देखने पहुंचे तो निराश होकर लौटे। काट दिए गए थे सारे सीन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ए.के. हंगल ने पूरी ईमानदारी से किरदार निभाया। वो खुद को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन फिल्म रिलीज टलती ही जा रही थी। आखिरकार 1966 में फिल्म तीसरी कसम रिलीज हो ही गई। पहले दिन ही खुद को देखने के लिए ए.के. हंगल थिएटर पहुंच गए।
पहले कुछ मिनट बीते, फिर 159 मिनट की फिल्म खत्म हो गई, लेकिन वो किसी सीन में चंद सेकंड से ज्यादा नजर ही नहीं आए। दरअसल फिल्म की लेंथ कम करने के लिए मेकर्स ने बिना उन्हें बताए उनके ज्यादातर सीन्स काट दिए थे। निराश होकर ए.के. हंगल घर लौट आए, लेकिन जिन भी लोगों ने उनके साथ फिल्म में काम किया वो हर शख्स उन्हें अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगा। पहली फिल्म तीसरी कसम के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य ने भी उन्हें अपनी दूसरी फिल्म शागिर्द में बड़ा रोल दिया और देखते ही देखते वो फिल्मों के पसंदीदा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए। फिल्मों में उनका रोल इतना विनम्र हुआ करता था कि लोग उन्हें विनम्र साहब कहा करते थे। उनके सबसे पसंदीदा किरदार में शोले के रहीम चाचा, आईना के राम शास्त्री, शौकीन के इंदर सेन, नमक हराम के बिपिन लाल पांडे के रोल शामिल हैं। दिलीप कुमार और ए.के. हंगल दोनों ही बंटवारे में पाकिस्तान को मिले हिस्से से भारत आए थे, लेकिन दोनों का ही हमेशा से लगाव पाकिस्तान से रहा, क्योंकि वो हिस्सा दोनों का जन्म स्थान था। दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान सरकार की ओर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज दिया जाना था। जैसे ही खबर भारत पहुंची तो शिवसेना ने इसका विरोध किया। उनके देश प्रेम और देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। पार्टी प्रमुख बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार से साफ कह दिया कि वो ये सम्मान लेने पाकिस्तान ना जाएं। बाल ठाकरे का उस समय वो दबदबा था कि किसी ने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। तब ए.के. हंगल ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब को पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंध भी ठीक हो सकते हैं। इस बयान का नतीजा ये निकला कि उल्टा ए.के. हंगल ही शिवसेना के निशाने पर आ गए। पार्टी ने फरमान जारी कर दिया कि अब से ए.के. हंगल की कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि उनकी फिल्में रिलीज हों तो ए.के. हंगल को अपनी फिल्म में ना लें। शिवसेना के आगे किसी की नहीं चली और वाकई उन्हें 2 सालों तक काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। तब भी ए.के. हंगल ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा दर्जी बनकर गुजारा करना शुरू कर दिया। विवादों के बाद लोग ए.के. हंगल को फिल्मों में लेने से झिझकने लगे। कुछ सालों बाद उन्हें 2001 में फिल्म लगान में शंभू काका का एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म दिल मांगे मोर, पहेली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बतौर अभिनेता उनकी कुछ आखिरी फिल्में रहीं। 2007 तक बढ़ती उम्र और बीमारियों के चलते उन्होंने काम करना लगभग बंद कर दिया था। साल 2007 में ए.के. हंगल 93 साल के थे और उनका इकलौता बेटा विजय भी तब तक 75 साल का हो चुका था। पत्नी गुजर चुकी थी और बेटा भी फोटोग्राफी के प्रोफेशन से रिटायर हो चुका था। ए.के. हंगल ने बिस्तर पकड़ लिया और उनके बेटे विजय के पास भी कोई काम नहीं था। जो छोटे मोटे काम उन्होंने किए थे उससे भी घर चलाना मुश्किल हो गया था। आर्थिक तंगी का ऐसा दौर आया कि ए.के. हंगल और उनके बेटे के पास इलाज के पैसे भी नहीं रहे और दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। जब 20 जनवरी 2012 को एक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उनकी आर्थिक तंगी की खबर देश भर में फैली तो कई लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे आए। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने खुद उनकी मदद की। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी उनके घर जाकर उन्हें आर्थिक और मेडिकल असिस्टेंट दिया। कई महीनों से घर में बंद थे ए.के. हंगल। ए.के. हंगल के बेटे विजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आर्थिक तंगी आने के बाद से ही उनके पिता ने घर से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया था। वो करीब 8 महीनों तक घर में ही बंद रहे थे। जब उनकी आर्थिक तंगी की खबर फैली तो उन्हें टीवी शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून में काम मिल गया। वो सिर्फ इस शो की शूटिंग के लिए घर से बाहर निकले थे। 97 साल की उम्र में वो व्हील चेयर से सेट पर पहुंचते थे। 98 साल की उम्र में हुई मौत। 16 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल अपने घर में अकेले थे। उनके बेटे विजय की बैक इंजरी हुई थी, जिसकी सर्जरी के लिए वो खुद अस्पताल में थे। जब वो घर लौटे तो देखा कि ए.के. हंगल बाथरूम में बेसुध पड़े हुए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें चेस्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। 26 अगस्त को उनकी हालत बिगड़ गई और उनके एक लंग की फंक्शनिंग बंद हो गई। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। कुछ घंटों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन पवन हंस शमशान घाट में हुआ था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।